ऑफ यू, कैसे हैं सभी? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद सभी को, जय हिंद। एक मिनट इंतजार कर लेते हैं, सब बच्चे जुड़ जाए, उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन तो मिल गया था आपको सबको, मेंस का नया नोटिफिकेशन मिल गया है। से यस और नो? इसीलिए मैं कहता हूँ तैयारी क्या करनी पड़ेगी, हमें पहले से ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या होगा, उत्तर प्रदेश पीसीएस पोस्टपोन करता रहेगा। अब देखो ये और पोस्टपोन हुआ, इससे नुकसान क्या होगा? प्रीलिम्स वालों को भी नुकसान होगा, इससे मेंस वालों को भी नुकसान होगा, दोनों को नुकसान होगा। और खासकर जिसका 19 का प्रीलिम्स लगा है उसको भी नुकसान हो सकता है। क्यों? कि अगर 25 अगस्त को पेपर देगा, कुल मिला के आपका 1 सितंबर को फ्री होगा। सीएस और नो, 4 दिन एग्जाम चलता ही है। अब 1 सितंबर को जब फ्री होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, सितंबर के बाद सीधे अक्टूबर 11 को पेपर देने जाएगा, 41 दिन बाद। समझ में आया? और उसको शुरू से भी करना पड़ेगा। क्या आप लोग समझ रहे हो? इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा तैयारी पहले से करो। अच्छा हुआ हमने हिंदी पढ़ना भी शुरू कर दिया। क्लियर? तो हमेशा जो है एडवांस में रहोगे तो ही कर पाओगे, अन्यथा अगर आप एग्जाम के चक्कर में लगे रह गए तो एग्जाम कोई भरोसा नहीं। अब ये 25 अगस्त को भी हो जाए, समझ में आया? क्या हो या ना हो कोई भरोसा नहीं। तो भैया अपने जो है हथियार पहले से करने चाहिए, स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं उनको बता रहा हूँ, ये क्या है, आपकी चक्रव्यूह मंथन मेंस की क्लास है। क्लियर? ये स्पेशल क्लास 2 होंगी, आज और एक कल। और उसके बाद ये कोर्स क्या हो जाएगा, प्लस में लॉन्च हो जाएगा। आपने मेरी प्रोफाइल में जाके देख भी लिया होगा कि प्लस में एक कोर्स लग चुका है। देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? देख लिया ना? सबको नमस्कार। 1 मिनट इंतजार कर लेते हैं सारे बच्चों का, उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इनरोल कर लिया, बहुत बढ़िया। इस कोर्स में आपको इतना मजा आने वाला है। आप बोलोगे सर ऑप्शनल इतना आसान होता है, ये बोला करोगे। नमस्कार नमस्कार। कल बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि सर प्लस में आ रहे हैं, प्लस में आ रहे हैं। वो सब में से कोई प्लस में तो मुझे दिखा नहीं आज। आज जिन्होंने प्लस में एडमिशन लिया है उनमें से कल का कोई भी बच्चा नहीं है। जो कल बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सर हम आने वाले हैं, हम आ रहे हैं। ठीक है? तो ये सब क्या होता है, आप लोगों का कमिटमेंट और आप लोग की सीरियसनेस होती है कि जब आपको क्लास बहुत अच्छी लगती है तो आप सोचते हो प्लस में आए, लेकिन क्लास जैसी बंद होती है तो फिर आपके दिमाग में फिर दूसरी कोई चीज आ जाती है और फिर वो आपको प्लस में आने से क्या करती है, रोकती है। चलो भैया शुरू करते हैं आज की क्लास। सर वीकली मेन टेस्ट में ओनली 30 टॉपिक आएंगे या होल टॉपिक्स होंगे? अब मेरे वाले में तो भैया होल टॉपिक्स भी हो सकता है। अब रेस्पेक्टिव एजुकेटर से पूछना पड़ेगा कि भैया वो कौन सा वाला टेस्ट रखवा रहे हैं। ठीक है ना? ये देखो टाइम टेबल पूरा रिलीज हो गया है। जब मैं आऊंगा पढ़ाने तो मेरा कुछ कितने बजे चलेगा, रोज 2 से 4 चलेगा। टाइम नोट कर लो भैया और रोज आ जाना। और ये क्लास क्लास जो होगी प्लस में चलेगी, तो ये स्पेशल क्लास नहीं होगी। ठीक है? इसके लिए आपको अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा आपको, इन शॉर्ट पेपर नंबर 3 कंप्लीट कराऊंगा। पेपर नंबर 3 को 3 भागों में बांटा जाता है, एक एग्रीकल्चर पार्ट, एक इंडियन इकोनॉमी पार्ट और एक आपका साइंस एंड टेक या इन्वायरमेंट वाला पार्ट। सबको पता है ना? तो 17 तारीख से भैया 2 से 4 में आऊंगा। अब देख लेते हैं धनंजय सिंह जी कब आएंगे। ये भी 17 तारीख को 4 से 6 इनका बैच होगा। क्लियर? ये क्या पढ़ाएंगे आपको, पॉलिटी और गवर्नेंस। इनका बैच शुरू हो रहा है 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक। मेरा जो बैच शुरू हो रहा है 17 जून से, 1 जुलाई को मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है? 1 जुलाई से 10 जुलाई तक ये खींचेंगे क्या,
गवर्नेंस एंड पॉलिटी। उसके बाद जो है हमारे 24 जून से लेके 28 जून केवल 4 दिन का कोर्स रहेगा। क्यों? क्योंकि इनको पेपर 1 में क्या पढ़ाना है? ज्योग्राफी वाला पार्ट पढ़ाना है। ठीक है, पता है ना आपको, पेपर 1 में ज्योग्राफी भी होता है, पेपर नंबर 1 में आपका हिस्ट्री भी होता है, और पेपर नंबर 1 में आपका इंडियन सोसाइटी भी होता है। से यस और नो? 3 पार्ट होते हैं अगर मोटे मोटे। तो ज्योग्राफी वाला 4 लेक्चर में आसानी से हो जाएगा। तो इनकी क्लास 10 से लेके 12 बजे तक होगी। क्लियर? इशरत जावेद फारूकी जी, इनका जो है आपका 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 17 जुलाई तक जाएगा। 2 से 4 मेरा वाला स्लॉट फ्री हो जाएगा, 2 से 4 इनको मिल जाएगा स्लॉट। और ये पढ़ाएंगे हिस्ट्री और सोशल इश्यू, मतलब पेपर नंबर 1 का हिस्ट्री वाला पार्ट और पेपर नंबर 1 का इंडियन सोसाइटी वाला पार्ट। समझ में आ रहा है? सब देख लो भैया, ठीक है ना। ज्ञान जहां से मिले वहीं सबसे लेना है ज्ञान, ज्ञान के लिए कुछ ये नहीं होना चाहिए। क्लियर? फिर उसके बाद ओपी चौधरी साहब आएंगे। ओपी चौधरी साहब का 2 जुलाई से 6 जुलाई तक चलेगा, 2 से लेके 4 बजे तक, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ठीक है, वैसे मैंने आपको ऑलरेडी पेपर 1 पूरा नहीं, आधा पढ़ा रखा है, पेपर 2 पूरा पढ़ा रखा है, पेपर 3 पूरा पढ़ा रखा है, और पेपर 4 के लिए मैं नवंबर में आऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो आपके बेस बनते रहेंगे। समझ में आया? क्लियर? अब उसके बाद लास्ट में तो मैं आपको खींच ही लूंगा, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। सुमित साहब कब आएंगे? 17 जून। तो ये तो भैया यानी हमारे साथ वाले टाइम पे ही है, 21 जून को इनका निपट जाएगा। तो इनका एथिक्स बहुत जल्दी निपट रहा है। 17, 18, 19, 20, 21, 5 दिन का इनका रहेगा, 8 से 10। क्लियर है सभी को? और सबके कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। कोर्स का नाम क्या है? यूपी पीसीएस मेंस रिवीजन बैच 2020, जो पूरा पूरा आंसर राइटिंग में बिलोंग करेगा। और भैया मेंस आपको पता है पोस्टपोन्ड हो गया है। पहले 25 कब क्या तारीख थी इसकी? जुलाई। अब क्या हो गया है? 25 अगस्त हो गया है। तो भैया टाइम क्या है, मेंस वालों को थोड़ा और अच्छा मिल गया है। लेकिन अगर कोई मेंस वाला जिसका प्रीलिम्स कमजोर है, ये ऐसा भी होता है, बहुत सारे बच्चे मेंस लिख तो रहे लेकिन उनका प्रीलिम्स क्या है, कमजोर हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत दिन से फैक्ट याद नहीं करे। समझ में आया? तो फिर अगर वो सितंबर को फ्री होंगे, 4 दिन ही एग्जाम चलेगा, 1 तारीख को फ्री होंगे, 11 अक्टूबर को प्रीलिम्स लगा होगा, तो अब उनके लिए भी क्या हो गई? सरदर्दी हो गई। क्लियर? तो भैया प्रीलिम्स पढ़ो चाहे मेंस पढ़ो, कुल मिला के कह रहा हूं भैया, प्लस में सब्सक्रिप्शन ले लो, बहुत ज्यादा फायदा होगा। प्रीलिम्स के मैंने सारे कोर्स जनरेट कर रखे हैं आपके लिए, सारी चीज मैं पढ़ा दूंगा। मेंस की मैंने सारी चीजें कर रखी हैं। सब जगह पढ़ो, जब कुछ समझ में ना आए तो लास्ट में मैं तो हुई। समझ में आया? क्लियर है सभी को? तो जिस तरीके से आप अपना जो स्पेशल क्लास में दिखाते हो, आपको 6300 रुपए में कुछ नहीं बिगड़ेगा। समझ में आया? 6300 रुपए फीस है 12 महीने की, और आपकी 7560 रुपए फीस है 24 महीने की। तो प्लीज आओ, जुड़ो, और बहुत ज्यादा फायदा होगा। रेफरल कोड क्या यूज करना है आपको? MKS लाइव रेफरल कोड, ये सब जगह चलेगा। इस कोर्स के सारे एजुकेटर पे सेम रेफरल कोड चलेगा, या उनका रेफरल कोड मेरे भी किसी कोर्स पे चल जाएगा। समझ में आ गया? से यस और नो? रेफरल कोड अप्लाई करने के बाद ही आपको फीस जमा करनी है, ये तरीका होता है। चलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अपना फूड सिक्योरिटी, काफी टाइम मिला है हमें। अब देखो फूड सिक्योरिटी क्या है। फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? अगर मान लो आप हो, संतोष जी हैं, संतोष जी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, विशाल पांडे झारखंड में रहते हैं, ग्रहित जो है मध्य प्रदेश में रहते हैं, है तो तीनों भारत में ही। अब भैया जो उत्तर प्रदेश में रहता है उसको खाना वाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सही दाम पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है? न्यूट्रियस फूड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भले ही कोई भी सरकार हो वहां पे। क्या मेरी बात समझ में आया? वैसा ही झारखंड में हो रहा है कि नहीं हो रहा? वैसे ही मध्य प्रदेश में हो रहा है कि नहीं? तो ये सब क्या है? फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? जब सारे लोगों को सभी टाइम क्या हो, खाने का फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक एक्सेस टू द सेफ, न्यूट्रियस एंड द सफिशिएंट फूड। समझो इस बात को। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि भारत सरकार ने क्या करा, खाद्यान्न में हमने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, खूब सारे गेहूं चावल उगा दिए और फसल काट ली, इसको फूड सिक्योरिटी नहीं बोलेंगे। समझे? फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि जो आपने खाद्यान्न भर रखे हैं वो आम आदमी लोगों के पास पहुंचने भी चाहिए। समझ में आया? अगर वो आम आदमी लोगों के पास पहुंच रहे हैं तो वो सस्ते भी होने चाहिए, वो अफोर्डेबल भी होने चाहिए, और जो आप गेहूं चावल भेज रहे हो वो क्या होना चाहिए? न्यूट्रिशियस होना चाहिए, नहीं कि सड़ा गला भेज रहे हो। समझ में आया? तो फूड सिक्योरिटी का मतलब केवल फसल उगाने से नहीं होता। फूड सिक्योरिटी का मतलब यह है कि भैया फसल उगाने के बाद वो फसल इतनी महंगी ना हो। मान लो गेहूं 100 रुपए किलो हो गया तो कोई खरीदेगा?
नहीं खरीदेगा ना। तो फूड सिक्योरिटी कब होगी, जब गेहूं ये 1 या 2 रुपए में मिल जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? से यस और नो? तो फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि किसी को भी फिजिकल रूप से कि भैया मुझे एक दिख जाए कि ये राशन की दुकान है, मेरे घर से इतनी दूर है, मैं वहां पे जाके अपने राशन से क्या ले लूं, क्या ले लूं, चावल ले लूं, गेहूं ले लूं, दाल ले लूं, जो भी रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट डेयरी वो मेरे को मिल जाए फिजिकल। ठीक है, सोशियो और इकोनॉमी एक्सेस होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि भैया क्या कहते हैं, राशन वाली गाड़ी आपके यहाँ आ ही नहीं रही है, आपकी सोसाइटी में आ रही नहीं है, आपके गांव को पता ही नहीं चल रहा है। से यस और नो? तो मतलब क्या है कि वो क्या होना चाहिए, सोशली और इकोनॉमिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। सफिशिएंट फूड इतना होना चाहिए कि आपकी डे टू डे लाइफ जो है एक हेल्दी लाइफ की तरह चले। ऐसा नहीं कि एक बार का खाना दे दिया आपको पूरे दिन में और फिर आप उससे चला लोगे। कम से कम 2 वक्त का तो खाना मिलना चाहिए। से यस और नो? तभी तो भैया हेल्दी लाइफ जी पाओगे। तो भैया ये जो है एफ की जो है बेहतरीन जो है डेफिनेशन है फूड सिक्योरिटी की। हर बच्चा समझ पाया, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम? समझ पाया हर कोई बच्चा? फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है जब सारे लोगों को सब टाइम पे एक सेफ, एक न्यूट्रियस और एक सफिशिएंट फूड मिले, जिससे वो अपने दैनिक जीवन की लाइफ को क्या जी सके, एज ए स्वस्थ आदमी जी सके। बच्चों उसको फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? अब आगे देखते हैं। मेरा मैसेज मिला आपको या नहीं बता दें। आपको मेरा मैसेज मिला कि नहीं, जो आपको मैंने क्लास में जाने के बाद बोला था, आपने रिकॉर्डेड वर्जन में सुन लिया? क्यों मिस्टर सर्वेश पटेल, आपने सुना था? कल की क्लास में आपका मोबाइल क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया था, उसके बाद मैंने आपकी एनालिसिस करी थी, आपके पास पहुंच गई थी वो? बताओ, सुन लिया था एनालिसिस? सर आज घर में फंक्शन था, हमने देखा। कोई बात नहीं, कल देख लेना, उसमें आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कल भैया हमने सर्विस भाई की क्रिटिकल एनालिसिस करी थी कि नहीं करी थी बच्चों से, यस और नो? करी थी ना? तो आप सुन लेना और उसको जो है एक स्वस्थ तरीके से लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या जवाब होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। चलो बच्चों, फूड सिक्योरिटी की नमस्ते नमस्ते सभी को 4 डायमेंशन होती हैं। मेरा मकसद यह है कि आज आपको फूड सिक्योरिटी ऐसा बता दूं कि मेरी क्लास का हर एक बच्चा, अगर उससे बोलो 700 शब्द भी लिखो फूड सिक्योरिटी में, तो आज वो लिख देगा, भले वो हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे। ठीक है ना? नमस्कार जी, नमस्कार। तो कुल मिला के मेन मकसद क्या होना चाहिए कि भैया अभी क्लास चल रही है तो अभी क्लास में ही कंसंट्रेशन होना चाहिए। जो आपने मैसेज किया नहीं किया उसको अपने साइड में रखो अभी। ठीक है ना? जितना देखना है कंसंट्रेशन से देखिए, और कंसंट्रेशन टूट रहा है तो क्लास को क्या करिए, रिकॉर्डेड वर्जन में क्या कर दीजिए, तब्दील कर दीजिए, और अपना समय क्या करें, बचाएं। समझ में आ गया? क्लियर है? जब हमारी क्लास चल रही होती है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा कि सर मेरे को फूड अवेलेबिलिटी समझ में नहीं आई, एक्सेसिबिलिटी नहीं आई। और अगर आप तीसरी बात पूछोगे तो उससे क्या होगा, सभी बच्चों को नुकसान होगा। समझ में आ गया? चलो भैया, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि भैया जब तक कोई भी अनाज मुझे अवेलेबल नहीं होगा तब तक क्या मैं फूड सिक्योरिटी बोल सकता हूं? कॉमन सेंस से बताओ। भारत सरकार दुनिया भर के नारे लगा रही है कि इस साल हमने सबसे अच्छा मानसून आया, हमने इतने लाख मैट्रिक टन गेहूं उगाया, इतने लाख टन चावल उगाया, लेकिन अगर वो गरीब आदमी के पास नहीं पहुंच रहा है, उसकी झोपड़ी में नहीं पहुंच रहा है, तो बच्चों फूड सिक्योरिटी कैसे हो सकती है? तो डायमेंशन नंबर 1 समझ में आ गई। आंसर राइटिंग कैसे लिखोगे, जैसा मैं बता रहा हूं उसी हिसाब से आंसर राइटिंग करोगे। ठीक है ना? डायमेंशन नंबर 2 क्या हो सकती है? अगर अवेलेबिलिटी है, मान लेते हैं ये भैया कोई गरीब की क्या है, झोपड़ी है, ठीक है, किसी गांव में उसे पता है कि उसके गांव में फलानी दुकान पे क्या आ गया, राशन आ गया है, तो ये तो हो गई भैया अवेलेबिलिटी। क्या हो गई? अवेलेबिलिटी। सर आंसर राइटिंग में कॉमन एग्जांपल भी एक्सप्लेन किए जा सकते हैं या फिर रेफरेंस के साथ एग्जांपल देने होते हैं? कॉमन एग्जांपल देने पे ज्यादा मजा आता है। ठीक है ना? रेफरेंस भी दे दो, कॉमन भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो क्या एग्जांपल चल रहा है आपके दिमाग में, आप बताइए, फिर मैं बताऊंगा वो चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है? दूसरी चीज, फूड एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब ये है कि बेचारा ये गरीब आदमी यहां से यहां तक जाने के लिए उसके पास एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि भैया ये जो दुकान है इसके गांव से जो है 10 किलोमीटर
दूर पड़ती है, कोई साधन है नहीं, बेचारा क्या करता है, गाड़ी लेके या भैया ट्रैक्टर लेके जाता है, दुनिया भर का डीजल खत्म करता है और फिर लेके आता है। तो भैया क्या बात है, समझ में आ गया। तो भैया ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। पहाड़ों में तो और भी बुरी हालत होती है, पहाड़ों में इतनी बुरी हालत होती है, लोग सोचते हैं भैया हम तो जाएंगे नहीं राशन की दुकान में। क्यों? क्योंकि राशन की दुकान ऐसी जगह पड़ रही है कि भैया आप पैदल गए तो 3-3 घंटे में पहुंचोगे, और लोगों के पास अपना कोई माध्यम नहीं है। समझ में आ गया? जैसे आप अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं उस टाइप का, या फिर गवर्नमेंट डेटा के साथ एक्सप्लेन, जैसे मैं जिस टाइप का कह रहा हूँ कि आप, मैंने बोला कि जैसे कि बहुत सारा फसल का प्रोडक्शन हो गया, तो इसका मतलब नहीं कि फूड सिक्योरिटी हो गई, तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है ना, सब चीजें लिख सकते हो। अब फूड का यूटिलाइजेशन, आपने गेहूं चावल जो भी दिए भैया वो यूटिलाइज होने चाहिए, ऐसे नहीं कि वो सड़े हुए दे दिए, फंगस वाले दे दिए, ये यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। समझ में आया? तो उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, स्थिरता होनी चाहिए। ये नहीं कि भैया आपने आज दे दिया फिर 4-5 महीने तक, मतलब ही नहीं। कंटिन्यूस कंटिन्यूस क्या होनी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए, राशन कार्ड में उसे बार बार खाना मिलना चाहिए, जिस तरह का उसका है, बीपीएल है कि अंत्योदय है, या किसी नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के अंदर है। अभी मैं बहुत सारी स्कीम बताऊंगा, वो सब क्या है, फूड सिक्योरिटी का पार्ट है। तो किसी को जो आप भूखे को खाना खिला रहे हो ना, वो भी क्या है, फूड सिक्योरिटी का पार्ट है। तो कोई मेरे से बोलेगा 4 डायमेंशन क्या होते हैं, तो मैं पहला बोलूंगा अवेलेबिलिटी, दूसरा एक्सेसिबिलिटी, तीसरा यूटिलाइजेशन, और चौथा स्टेबिलिटी। और इन 4 पिलर के ऊपर क्या खड़ा हुआ है, आपका फूड सिक्योरिटी खड़ा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, देखो मेंस बहुत आसान होता है अगर आपके पास क्या है, कलात्मक क्या है, आपका दिमाग है, मतलब आपका इनोवेटिव आइडिया आ सकते हैं। तो समझ में, एक आदमी बहुत बुरे मन से फूड सिक्योरिटी को लिख सकता है, लेकिन एक फूड सिक्योरिटी में बहुत सारी जान डाल सकता है, लाइव एग्जांपल के द्वारा। वो कहां से मिलेंगे, द हिंदू की क्लास से मिलेंगे। समझ में आ गया? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आगे बढ़ू मैं? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इनसिक्योरिटी कैसी हो सकती है? 3 तरह की इनसिक्योरिटी होती है। पहली होती है क्रॉनिक फूड इनसिक्योरिटी। किसी को पता है क्रॉनिक फूड इनसिक्योरिटी क्या होती है? फूड सिक्योरिटी मतलब खाना मिलना है, इनसिक्योरिटी मतलब अब खाना नहीं मिल रहा है लोगों को। तो क्रॉनिक फूड इनसिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? ये क्रॉनिक वर्ड क्यों लगा हुआ है? किसी को पता है क्रॉनिक वर्ड मतलब? लॉन्ग टाइम, एग्जैक्टली। अगर कहीं पे बहुत लंबे टाइम तक किसी को खाना नहीं मिल रहा है, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, क्रॉनिक फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी। समझ में आया? परसिस्टेंट, लॉन्ग टाइम तक बेचारे को खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या है, क्रॉनिक है। समझ में आया? हर जगह। दूसरा न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी, मतलब क्या, कि भैया आप जो खाना वाना दे रहे हो उससे न्यूट्रिशन होना चाहिए, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए, सेहत अच्छी बननी चाहिए। इनसिक्योरिटी कॉज बाई लैक ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन, ये और चक्कर होता है। अब आप देखो, जैसे हम बोलते नहीं है, कोई कोई घर में होता है बहुत पतला सा होता है, कहते कितना भी खिला दो ये पतला ही रहता है, इसको खाना लगता ही नहीं है, बोलते नहीं बोलते? से यस और नो? तो इसका मतलब जो भैया फूड सिक्योरिटी में आप दे रहे हो भारत की जनता को, वो फूड ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। अगर फूड ऑब्जर्वेशन नहीं है तो भैया न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी नहीं, और न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी नहीं तो वो हेल्दी लाइफ कहां से जी लेगा? सही है सर? पूरे ब्रह्मांड को देखो, अफ्रीका में देखो, हर जगह देखो, हर जगह ये 3 चीजों की बहुत क्या है, काम करने की जरूरत है। पहली किस पे, क्रॉनिक वाली पे। जैसे कि आप मान लो कि आप इंडिया में भी देखो, तो उड़ीसा में कोरापुट चले जाओ, नियामगिरी इलाका चले जाओ, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है। समझ में आया? आप जो है क्या कहते हैं, अफ्रीकन कंट्री में चले जाओ, कॉन्गो रिपब्लिक पे चले जाओ, वहां पे ये समस्या है कि नहीं है? वहां की क्यों समस्या है? क्योंकि क्या है, क्रॉनिक फूड इनसिक्योरिटी, लंबे टाइम तक फूड इनसिक्योरिटी रह रही है। समझ में आ गया? क्लियर है? ये तीनों पॉइंट सबको समझ में आ गए? अब लैक ऑफ फूड एब्जॉर्बेशन, ऐसे भी हो सकता है कि आप जो है खाना जो दे रहे हो उसमें फाइबर कम है, या उसमें प्रोटीन बहुत ही डिग्रेडेड क्वालिटी का है, तो भैया हमारा पेट उसे अब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। से यस और नो? भैया खाने की फ्रेशनेस पे भी तो डिपेंड करता है। नहीं तो फिर हम क्यों बोले कि फ्रेश खाना खाओ, कि फ्रेश फूड लो, सब बासी ना ले। समझ में? उससे भी कंटेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर है? समझ में आ गए यहां तक? आगे बढ़ो। क्रॉनिक फूड इनसिक्योरिटी क्या होती है, लॉन्ग टर्म और परसिस्टेंस होती है, सबने सही बताया लगभग लगभग। पुअर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्बेशन मींस, सर पुअर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्बेशन मतलब यह है
कि अगर तुम खाना खा रहे हो और तुम्हें खाना लग नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो अब्जॉर्प्शन पावर है ना बहुत कम है। समझ में आ गया? क्लियर? जरूरत तो है बट गवर्नमेंट वर्क भी कर रही है, बट स्टिल बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ू? किसको इको हो रही है? किस किस को इको हो रही है? इको हो रही है साउंड में? क्रिस्टल क्लियर है। अगर हम अपने संविधान की बताएं, आर्टिकल नंबर 47, आर्टिकल नंबर 47 कहता है कि भारत में हर राज्य की ये ड्यूटी है कि वो अपने अपने प्रदेश में अपने अपने लोगों का न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाए, अपने अपने लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाए और पब्लिक हेल्थ की तरफ ध्यान दें। ये क्या है? कुल मिला के डीपीएसपी है। से यस और नो? थोड़ी सी इकोनॉमी सुधरती है तो कोरोना बिगाड़ देता है। नमस्कार नमस्कार। तो ये समझ में आया पॉइंट नंबर 47? सॉरी, आर्टिकल 47 क्या कह रहा है कि भैया ये राज्य की जिम्मेदारी है कि अपने अपने राज्य में क्या करो, न्यूट्रिशन करो, लिविंग स्टैंडर्ड और लिविंग को बढ़ाओ, इंप्रूव पब्लिक हेल्थ करो। तो ये योगी साहब की जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में क्या करना है। समझ में आ गया? भारत में पर कैपिटा फूड अवेलेबिलिटी की बात करें, 2017 का डेटा है, बिल्कुल चलेगा। 5 साल तक के पुराने डेटा चलते हैं। समझ में आया? और 5 साल से भी अगर कोई पुराना ऐसा डाटा है जो हिस्टोरिकल रूप लिया हो, तो वो तो हमेशा चलता है। हिस्टोरिकल रूप समझते हो ना? जैसे 1943 का क्या, आपका ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल याद है ना आपको? 1943 का, ठीक है ना? तो ये हिस्टोरिक टाइप के है। और वैसे रिसेंट की बात करें तो बच्चों हमेशा याद रखना, 5 साल तक के आप डेटा रिसेंट में लिख सकते हो, ठीक है ना? तो 2017 का डेटा क्या बोलता है बच्चों, एलपीजी जैसे, कि पर कैपिटा नेट अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन जो है भारत में 190.5 ग्राम पर डे है। अब पर कैपिटा फूड अवेलेबिलिटी क्या होती है भैया? जैसे पर कैपिटा कहते हैं आपकी पर कैपिटा इनकम होती है, ऐसी पर कैपिटा क्या अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। मतलब भारत में ऑन एन एवरेज एक आदमी को एक दिन में 190 ग्राम जो मिलते हैं फूड ग्रेन मिलते हैं। समझ में आया? आप लोगों को तो बहुत ज्यादा मिलते हैं क्योंकि आप लोग तो रोज खाना खा रहे हो। समझ में आया? दिन में जो है 4-5 रोटी खा जाते होगे, ठीक है? और खतरनाक आदमी हो गए तो पराठे खा जाते होगे 6-7, फिर दोपहर में खा जाते होगे, फिर रात में खा जाते होगे। उसके एक बार तोल के देखना, आप 190 ग्राम से 100% ऊपर जा रहे हो। जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? से यस और नो? कि आप क्यों लक्की हो आप। लेकिन भारत में काफी लोग जो है अनलक्की हैं। और बच्चों ये पर कैपिटा आया है क्या 190? इसका मतलब ये मत समझना कि हर आदमी को 190 मिल रहा है, ये एवरेज है। इसमें जो आप जैसे हम जैसे लोग हैं जो खूब ज्यादा खाते हैं, तो क्या है, छोटे वाले का भी क्या एवरेज ऊपर बढ़ जाता है, आपको पता है ना? से यस और नो? से यस और नो? आप ये सोचो कि 190 ग्राम को मैं 200 ग्राम मान लेता हूँ। 200 ग्राम कितना होता है आपको पता ही होगा, लगभग लगभग, ठीक है? रोज मैं आपको आऊं सुबह और 200 ग्राम मैं आपको चने दे दूं, बोलो पूरा दिन चलाना। फिर दूसरे दिन आऊं, फिर 200 ग्राम आपको मैं क्या दे दूं, गेहूं दे दूं, पूरा दिन चलाना। तीसरे चौथे दिन क्या होगे, आप पागल हो जाओगे, बोले कर क्या रहे हो हमारे साथ, करके देख लेना। आपको किसी को लग रहा होगा 150 200 ग्राम बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम होता है 200 ग्राम। समझ में आ गया? उससे ज्यादा के तो आप चावल खा जाते हो। क्लियर? जैसे जीडीपी की बात करें, पर कैपिटा कैलोरी इंटेक की बात करें, अगर हम ओईसीडी की रिपोर्ट की बात करें, तो 2011-12 में हमारी पर कैपिटा कैलोरी इंटेक जो थी 2445 किलो कैलोरी थी, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। समझ में आया? कैलोरी इंटेक हम सबसे लोएस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे मजदूर सबसे ज्यादा काम करते हैं। समझ में आया? सबसे ज्यादा मजदूर हमारी काम कर रहे हैं और सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, सबसे कम एनर्जी इनटेक हो रहा है। तो मतलब क्या है, भारत में फूड इनसिक्योरिटी की क्या है, एक परसिस्टेंस क्या है भारत में, फिनोमिना है। समझ में आया? क्लियर? ये 190 ग्राम वाला खाना क्या है, जायज नहीं है उस भारत में जो भारत को आजाद हुए इतने साल हो गए। इसको आप मेंस में ऐसे में भी लिख सकते हो, पेपर नंबर 3 में तो लिखोगे। समझ में? और इस इन
1 तारीख तक मैं आपका पेपर नंबर 3 इतना अच्छा करा दूंगा, आप बोलोगे कि यार मजा आ गया। ठीक है ना? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बस आप रेगुलरिटी बनाए रखना, और जो स्पेशल क्लास में केवल आते हैं तो भैया वो प्लस का क्या कर लेना, सब्सक्रिप्शन ले लेना, MKS लाइव रेफरल कोड है, और आ जाना। ठीक है ना? आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। पॉपुलेशन बहुत हो रही है सर, और इकोनॉमी चाइना टाइप तो बढ़ नहीं सकता क्योंकि हम डेमोक्रेसी भी हैं। बहुत बढ़िया। चाइना को हम वैसे ही खत्म करने वाले हैं कुछ दिनों में, देखते रहो तुम। सर प्लस का टाइम, इस क्लास का टाइम है 2 से 4। ठीक है, और ये क्लास परसों से प्लस में बदलेगी, मतलब कल फिर मैं 9 बजे आऊंगा इसी टाइम पे। कल की भी स्पेशल क्लास है, लेकिन कल के बाद ये क्या हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी 2 से 4। ठीक है? डेमोक्रेसी में भी इकोनॉमी बढ़ती है भाई। संदीप जी को लिखने दो, संदीप जी को जो है थोड़ा और आगे लेके चलेंगे, वो मेंस की तीसरी चौथी क्लास में लेके जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे इनके विचार क्या होंगे, लिबरल विचार होंगे। ठीक है ना? अभी इनके क्या है, बहुत ही एक्सट्रीम विचार है। हिडन हंगर के बारे में देख लेते हैं, हिडन हंगर क्या चीज है। हिडन हंगर का मतलब क्या है? हिडन मतलब क्या, छुपी हुई हंगर। ऐसी हंगर आपको दिख नहीं रही है, जो जो भारत सरकार क्या कर रही है, बहुत दिनों से काम कर रही है। हाँ, लिबरल हो जाएंगे धीरे धीरे। तो मान लो कि आप में से अतुल है, ठीक है ना? अब अतुल को मैं खाना दे रहा हूं, और अतुल खाना खा भी ले रहा है, उसके बाद भी अतुल क्या है, कमजोर है। सही है और नो? तो मुझे जो खाना देने वाला है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसको नहीं दिख रही भुखमरी। उसको तो दिख रही है कि भैया मैं अतुल को खाना दे रहा हूं ना, यानी कुछ नहीं दिख रहा है, समथिंग इज हिडन। और हिडन क्या है? हिडन बच्चों वो है कि अतुल को जो भारत सरकार खाना दे रही है, उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की ही मात्रा है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे बताओ, मैं आपको केवल कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट खिलाते रहूं 1 महीने तक, आपका जीवन चल जाएगा? से यस और नो? भैया ऐसा डिहाइड्रेशन होगा ना, 2-3 दिन में क्या होगा, टाटा बाय बाय हो जाओगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत जरूरी है हमारे शरीर में। लिक्विड की मात्रा को रखने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि आपका जिंक, जैसे कि आपका आयरन, जैसे कि मैग्नीज, जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट विटामिन। से सुनो, डिहाइड्रेशन हो जाता है तो आप वो क्या खोल पीते हो, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर पीते हो कि नहीं पीते? से सर नो? उसमें देखना क्या लिखा होगा, सारे आपको जेड जेड जेडन वेडन सब लिखे हुए मिल जाएंगे उसमें। मतलब सरकार भैया हमें चावल ही चावल, चावल ही चावल, चावल ही चावल, गेहूं 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 क्यों दे रही है? इनसे तो भैया कार्बोहाइड्रेट मिलता है, क्यों हमें जिंक नहीं दे रही है? क्या मैंने पूछा कभी सरकार से? नहीं पूछोगे। समझ में आया? तो यानी कि अब हमें हिडन हंगर पे भी काम करना पड़ेगा, केवल चावल और गेहूं से काम नहीं चलने वाला है। क्या आपको समझ में आया? और इसी हंगर को क्या बोलते हैं, हिडन हंगर बोलते हैं। लेमैन लैंग्वेज में पढ़ाया, अब पढ़ते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में क्या होता है। हिडन हंगर इज ए टर्म डिनोटेड टू द लैक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? आयरन, जिंक, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, सब कुछ। तो हमारे शरीर को अगर रोगों से लड़ने की रक्षा चाहिए तो हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए। से यस और नो? सब्जियां खाओगे तो विटामिन मिलेगी। से यस और नो? भैया कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? The most common source of the hidden hunger in the diet is the staple crops such as maize, wheat, rice, which are rice in the rich in the carbohydrate but low in the nutrient. हमारा क्या है, मेन जो स्टेपल फूड है हमारे, गेहूं चावल, वो आपको कार्बोहाइड्रेट देते हैं लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत कम देते हैं। तो इस तरीके से भारत अब ट्रिपल बर्डन का शिकार हो गया। पहला बर्डन क्या है, माल न्यूट्रिशन तो है, अंडर न्यूट्रिशन तो है, अब माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी तीसरी समस्या और आ गई, तो ट्रिपल बर्डन हो गया। इस तरह की टर्म लिखोगे। ट्रिपल बर्डन मतलब क्या है, माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। सबको समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़ू? ऐसी चीजें अपने मेंस में लिखोगे ना, अभी से ओरिएंटेड करो, और इससे आपका प्रीलिम्स और ज्यादा मजबूत होगा। इससे ना प्रीलिम्स के जब ऑब्जेक्टिव करोगे तो और ज्यादा दिशाओं में सोचा करोगे। एक मेंढक के कुएं मत बनो कि प्रीलिम्स 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 प्रीलिम्स।
ये बोलो कि रैंक रैंक रैंक, और जब रैंक रैंक करोगे तब पता चलेगा कि प्रीलिम्स के आगे भी एक दुनिया है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। समझ में आया? सारी दुनिया को साथ साथ लेके चलोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो कहां होगा? कुछ नहीं होगा। माल न्यूट्रिशन, एक डेटा और याद करो। अकॉर्डिंग टू नेशनल फूड नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे for 38% of children below the 5 year are the stunted, 21% are wasted, 36% are underweight। इस डेटा को तो याद करके चल लो, हर जगह डालना है 5 स्टार डेटा। तो इसका मतलब क्या है भैया? फूड सिक्योरिटी पे हमें काम करना है, करना है नहीं करना है? यस और नो? माल न्यूट्रिशन क्या है सर, इलोबोरेट करें। बता रहे माल न्यूट्रिशन क्या है। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्या आपने कभी 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 भी इस दुनिया में किसी मूवी में या किसी किताब में या कभी अखबार में, अमर उजाला, दैनिक जागरण में माल न्यूट्रिशन शब्द नहीं सुना किसी ने? सही है और नो? भारत में कोई अगर रहता है, क्या उसे माल न्यूट्रिशन शब्द सुना है कि नहीं सुना होता? भैया इंडिया में रह रहे हो तो माल न्यूट्रिशन नहीं सुना होगा किसी ने? कुपोषण नहीं सुना होगा किसी ने? मेरे ख्याल से कुपोषण तो हम क्या कहते हैं आजकल 7 8 से ही सीखने लग जाते हैं। तो कुपोषण का मतलब क्या है? कुपोषण का मतलब क्या है कि हमारे शरीर में क्या है, किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की कमी है कि नहीं है? कि भैया मान लो कोई बच्चा है, वो विटामिन की कमी हो गई। कोई बच्चा है 6 महीने तक उसने माँ का दूध नहीं पिया, पाउडर वाला दूध पिया, काफी कमियां उसके अंदर आ गई, क्योंकि माँ का दूध सबसे अच्छा होता है। यस और नो? कोई बच्चे जो है, हम क्या बोलते हैं, दूध क्या है, सर्वाहार है, बोलते नहीं कि मिल्क जरूर पीना चाहिए, और आप लोगों को भी मिल्क पीना चाहिए चाहे कितने ही बड़े हो गए हो। रोज या तो सुबह पियो या तो रात को सोने से पहले पियो। क्यों बोलते हैं? कि उसमें संपूर्ण आहार मिल जाते हैं। भैया क्यों हम कहते हैं कि एक, क्या कहते हैं, संडे हो मंडे रोज खाओ अंडे? क्यों कहते हैं बताओ? कि हमें क्या मिले? न्यूट्रिशन मिले। तो सर्वेश भाई ईमानदारी से बताओ, माल न्यूट्रिशन क्यों समझ में नहीं आ रहा आपको? कुपोषण शब्द क्यों समझ में नहीं आ रहा है? ये बताओ मुझे। कि अगर किसी भी इंसान के अंदर जो न्यूट्रिएंट की कमी है, चाहे वो मैक्रो हो चाहे माइक्रो हो, उस कमी को हम क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, और उसे कुपोषण बोलते हैं। इसमें क्या दिक्कत है समझने में, मुझे बताओ जरा। जल्दी बताओ। समझ गए? इंग्लिश में कंफ्यूजन हुआ। आप हिंदी मीडियम से हो कि इंग्लिश मीडियम से हो? हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से हो? नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे ये अपना डेटा निकालती हैं, ठीक है ना? तो अभी लेटेस्ट जो है 4 है। 5 वाले का जो है, जब आप 2019 का पेपर दे रहे थे तो 5 वाले के आउटकम आए थे कि किस तरीके से हम सैंपलिंग करेंगे, ठीक है? और जब वो सैंपल में आए तो फिर उसके बाद कोरोना का क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया मामला। तो 5 वाली रिपोर्ट क्या है, अटकी पड़ी है। और जब 5 वाली रिपोर्ट आ जाएगी तो हम क्या याद करेंगे? नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का 5 वाला डाटा। अभी तक हमारे पास 4 वाला डेटा ही क्या है, उपलब्ध है। समझ में आ गया ओम भाई? क्लियर है? तो ये वाला डेटा कहता है कि 38% स्टंटेड है, 21% वेस्टेड है, 36% क्या है, अंडरवेट है। समझ में आ गया? क्लियर? द चैलेंज ऑफ फूड सिक्योरिटी। चैलेंज क्या है फूड सिक्योरिटी के आगे, देख लेते हैं। सीधे यही क्वेश्चन उठा के देंगे वो आपको, मैं वैसे ही आपका ओरिएंटेशन रख रहा हूं। द क्रक्स ऑफ इंडियाज फूड प्रॉब्लम टुडे pertain not so much on the increasing food availability or the production but with the distribution of the food। एकदम सही बात लिखी है। सबसे बड़ा चैलेंज भारत के पास फसल की उत्पादकता बढ़ाना या उत्पादन बढ़ाना, ये सबसे बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जितना भी उत्पादन हो रहा है उसको लोगों के पास तक पहुंचाओ। समझ में आए? और ये पास तक ही लोग नहीं पहुंच रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन में ही क्या है,
सब कुछ क्या है, प्रॉब्लम है। स्टंटेड बनाएंगे डॉक्टर साहब, स्टंटेड क्या होता है, स्टंटेड और वेस्टिंग क्या होता है? अगर कोई बच्चा जो है अपना जो है 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं कर पाया, वेस्टिंग। अगर मान लेते हैं कोई बच्चा की उम्र के साथ साथ उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, ठिगनापन हो रहा है, समझ में आया, तो उसको क्या बोलोगे, स्टंटेड ग्रोथ बोलोगे। समझ में आ गया, क्लियर? अब कोई दिक्कत? वेस्टिंग, स्टंटेड। तो भैया हमारे पास चैलेंज नंबर 1 समझ में आया क्या है? चैलेंज नंबर 1 बच्चों, हमारे पास फूड की अवेलेबिलिटी का नहीं है, हमारे पास प्रोडक्शन का चैलेंज नहीं है, हमारे पास विपिन जी किसका चैलेंज है? हमारे पास चैलेंज है डिस्ट्रीब्यूशन का, अर्थात हमें वितरण पे काम करना है। से यस और नो? और भैया वितरण पे ही काम करना है, यही सारे घोटाले है कि नहीं है? बड़े अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी तक, बड़े नेता से लेकर छोटा प्रधान तक, सबने वितरण में ही क्या कर रखा है, ड्रामा कर रखा है। और इसी को हमें सुधारना है, और इसी को आपको सुधारना है। समझ में आ गया? मीटिंग द डिमांड ऑफ द फूड टू फीड दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन फ्रॉम स्कैर लैंड रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज टू द न्यू कंट्री। और जब भैया डिस्ट्रीब्यूशन पे पहुंच भी नहीं पा रहा है, ऊपर से जनसंख्या बढ़ती जा रही है और लैंड रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है, तो लैंड पे ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है। एफसीआई के गोदाम में अनाज को इनको सड़ाना मंजूर है, लेकिन उसे किसी गरीब को देना मंजूर नहीं है। समझ में आया, क्लियर? एफसीआई के गोदाम में सड़ जाएंगे या प्रधान के घर में सड़ जाएंगे, लेकिन उसे मिड डे मील में लाना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है, रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल ने उसको प्रधान को कमीशन नहीं दी इस बार, तो भैया वो कट्टा जो है प्रधान के घर में ही रखा रहेगा, घर से बाहर नहीं आएगा, चाहे वो बिल्कुल सड़ जाए। समझ में आया? और कमीशन भी क्या होगी, मात्र 100 से लेके 500 रुपए के चक्कर में वो 50 किलो का कट्टा लेके बैठा रहेगा, 40 बच्चों के फ्यूचर से खेल जाएगा, लेकिन कट्टे को पास नहीं होने देगा। समझ में आ गया? ये समस्या है। और टीचर एजुकेटेड है, प्रधान से बड़ा पढ़ा लिखा भी है, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर सकता। वो अपने से ऊपर वाले अधिकारी को फोन करेगा, वो उतना वाला खतरनाक है कि भैया प्रधान से पंगे मत लो, प्रधान कौन है, एमएलए का आदमी है, वो और टीचर पे दबाव डालता है। समझ में आया? जो उससे ऊपर वाला अधिकारी होता है, अगर वो संबंधित अधिकारी शिकायत करे तो वो कहता है उसी के पास जाओ, फिर प्रधान के पास जाओ तो प्रधान बोलता है मैडम सर कुछ हो, तो जाके फिर वो अनाज निकलता है। ये तो भारत के मिड डे मील की दुर्दशा हो रखी है, खाना कहाँ से पहुंचे, एक्सेसिबल कहाँ से हो। समझ में आया? और उसके बाद क्या बोलते हैं कि भैया यहाँ पे बच्चे पढ़ते नहीं है, यहाँ पे बच्चे केवल खाना खाने आते हैं। समझ में आ गया? तो ये तो क्या हकीकत है, तो यहाँ पे तो ये है कि अगर पढ़ा लिखा भी सामने वाला है, वो भी अपना सर मार मार के थक जाता है, लेकिन इन बेवकूफों पे बिल्कुल भी पानी नहीं फिरता है, बिल्कुल भी नहीं पानी फिरता है। एकदम मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। समझ में आ गया? हमने देखा था ना कि भैया राशन में जो है संतोषी कुमारी चावल की लाइन में लगी लगी मर गई बेचारी, लेकिन उसको चावल नहीं दिया, 1 किलो चावल इन लोगों ने। समझ में आ गया? हमारा सोरेन भाई, जिसने अपना पैतृक संपत्ति लास्ट उसकी पलाश का पेड़ उसने बेच दिया, उसके बाद भी उसको खाना अच्छी तरह नसीब नहीं हुआ, और उसके बाद बेचारा वो मर गया। ये सब एग्जाम्पल द हिंदू में आए थे जो आपको लिखने हैं। दिस इज द चैलेंज। दिस क्लियरली शो दैट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द Aadhaar based biometric identification, people are not getting the enough amount of food to live their daily life. समझ में आया कि आधार का तो केवल ड्रामा है, आधार के आने के बाद भी जो है ये 2 नए केस क्यों आए। समझ में आया? तो इस तरीके से जब लिखोगे तब जाके नंबर मिलेंगे, अभी तो शुरुआत है। ये कोर्स को आगे बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो, देखो देखो, मैं तो भैया पूरी कोशिश कर रहा था कि पेपर 1 भी मुझे मिल जाए, 2 भी मुझे मिल जाए, 3 भी मिल जाए, 4 भी मिल जाए, कोई बात नहीं, 3 मिला कोई दिक्कत नहीं है। नवंबर में मुझे 4 मिल ही रहा है, ठीक है, तो 3 और 4 हो गया, 2 मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है ना, और 1 जो है आधा खत्म कर रखा है। क्लियर? तो इसलिए कह रहा हूं कि आप सब जगह जाके सीखो, और लास्ट में क्या कर देंगे उसको और ज्यादा मैं आपको सुधरवा दूंगा। क्लियर? लेकिन क्लास करो जरूर, absent मत हो, ठीक है? गवर्नमेंट की लापरवाही है, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर होता है।
सर आप 3 भी पढ़ा दिए हैं। हाँ मैंने 3 भी पढ़ा दिया है, लेकिन ये नए बच्चों को नहीं पढ़ाया। अब बच्चे ज्यादा आ गए बैच में, तो अब ये नए बच्चे जो आ गए अब ये पढ़ रहे होंगे। समझ में आया? पढ़ा तो मैंने 3 भी दिया है, बट सर हम मेंस में ये लिखेंगे कि गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ, बैड इम्पैक्ट होने का। हम सरकार की लापरवाही नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आधार कार्ड की लापरवाही। ठीक है ना? आधार बेस्ड जो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है उसमें बहुत सारे फ्लॉ पॉइंट है, उनको हम दिखाएंगे। ठीक है ना? मैं लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। सर अभी तो बस हम आपकी यही क्लास कर रहे हैं, मेंस की बाकी और प्री पे फोकस करें। करो, जिसको जैसा लगता है करो। ठीक है ना? आपकी मर्जी है, आपको जो करना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के भरोसे मत रहना। ये कुछ भी कर सकता है, तो क्या करना, अपने हथियार धीरे धीरे चुपचाप करते रहो, जिससे जितना हो रहा है उतना ही करो। ठीक है ना? चलो भैया, estimate shows that each 1 degree rise in the temperature will cause the grain yield decline by the 5%, posing a serious threat to the food security। भारत के लिए दूसरा चैलेंज क्या आने वाला है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और कह रहे हैं कि टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा तो 5% खाद्यान्नों का कम प्रोडक्शन होगा। और भारत की जनसंख्या तो भैया चाइना को भी लपेट रही है इस बार। सही है सर? नो क्लियर? सर मुझे 2021 में देना है, तैयार करवाइएगा सर, क्योंकि आपका जीएस प्रीलिम का कोर्स बहुत तगड़ा है। तो करो उसको, कंप्लीट हो गया वो। दूसरा पॉइंट सबको समझ में आया? क्लियर? तीसरा पॉइंट, ये क्या पढ़ रहे हैं हम भैया? चैलेंज पढ़ रहे हैं फूड सिक्योरिटी के। ठीक है? तीसरा है राइजिंग लेवल ऑफ द एटमॉस्फेरिक कार्बन कैन इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप। आपको पता है कि भैया CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है वातावरण में, और जब CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ये क्या होगा, आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप्स को भी नुकसान पहुंच जाएगी। सही है सर? नो? तीसरा चैलेंज समझ में आया भारत के पास क्या है? चल रही है। ठीक है। चौथा देखो, सॉइल प्लांट, हर तरह का पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं, और सब इस नोट्स को डाउनलोड कर देंगे पीडीएफ को। 2 वाला फिर से बता दे भैया, 2 वाला क्या कह रहा है? 2 वाला ये कह रहा है कि कल को आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। पहले इस धरती पे भारत में अगर बात करें 40 डिग्री कभी छूता था। अगर आप 20 साल पहले देखोगे, आज जो है हर गर्मी में 40-40 डिग्री छू रहा है। शेष और नो, कभी कभी 47 डिग्री छू जा रहा है टेम्परेचर। तो क्या इतने सारे टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, क्या इस पे फसल पे कुछ असर नहीं पड़ेगा? जल्दी बताओ। ये बोल रहे हैं कि भैया, स्टडी बोल रही है टेम्परेचर 1 डिग्री ज्यादा बढ़ जाएगा तो 5% फसल का उत्पादन क्या होगा, कम होगा। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा ही आगे आगे, तो भैया भारत को नुकसान होगा नहीं होगा? जब प्रोडक्शन कम होगा तो भैया फूड सिक्योरिटी कैसे दिलवा पाओगे? लॉजिक लगा पा रहे हो? यस और नो? तीसरा पॉइंट का क्या लॉजिक है कि कार्बन की मात्रा एनवायरमेंट में बढ़ रही है। ये लो भैया, ये आपका पेड़ पौधे आपने लगाए, गेहूं चावल जो भी उगा रहे हो, अब जब एटमॉस्फेयर पे कार्बन ज्यादा बढ़ेगा, यस और नो, तो फिर वही क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग तो फिर भी वही वही। यस और नो? क्लियर? दोनों पॉइंट क्या है, मिलते जुलते हैं, लेकिन टेक्निकली दोनों क्या है, अलग है। ठीक है ना? एक ही बार में पॉइंटों को समझने की कोशिश किया करो, पहली बार में ही कैच करने की कोशिश किया करो। इससे आपको आगे चल के बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन को 7 मिनट के अंदर लिखना है। तो अभी से एक ऐसी पावर डालो, क्लास में कंसंट्रेशन इतना ज्यादा कि पहली बार में पॉइंट को क्या करो, पकड़ने की कोशिश करो, जिस हिसाब से 70% बच्चे समझ जाते हैं। समझ में आया? मैं ये नहीं कह रहा कि मत पूछो क्वेश्चन को, लेकिन कोशिश किया करो पहली बार में अगर सरल पॉइंट है तुरंत कैच करने की। ये आदत डालो। समझ में? ये आदत आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगी आगे चल के। चौथी चीज, soil plant crop atmosphere continuum poses serious challenges under the changing climate scenario with reference to the scale, scope and the magnitude according to the IPCC। ये क्या होती है, प्लस में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ द सॉइल कंपाउंडेड क्लाइमेट चेंज will lead to the worldwide decline in the agriculture production, thereby threatening the food security। अब इसका मतलब क्या है? इतनी बड़ी बड़ी बातें ये लिखी, ये कह रहा है कि जैसे जैसे हमारे क्लाइमेट में चेंज हो रहा है,
नए नए फिनोमिना आ रहे हैं, नई नई तरह की बीमारी आ रही है नहीं आ रही, प्लांट की भी नई नई डिसीज आ रही है, समझ में आया। साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गई है, बारिश जहां आती थी पहले अब वहां सूखा पड़ने लग गया है, समझ में आ गया। तो अब इन सब चीजों से क्या हो रहा है कि इससे भूमि का टेक्सचर भी तो खराब हो रहा है, से कार्बन नाइट्रोजन रेशियो मैंने पढ़ाया था, से यस और नो, उस पर भी तो असर पड़ेगा भैया, इसका पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और जब पड़ेगा तो भैया सॉइल जो एटमॉस्फेयर से कार्बन और नाइट्रोजन ले रहा है और यह प्लांट जो उसे यूटिलाइज करा रहा है, ये जो इनका कंटिन्यूम है, मतलब इनकी जो ये एक तरीके से क्या है, एक तरीके से बोलो कि इनका एक सीक्वेंस जो बना हुआ है, तो वो भी बिगड़ेगा। और जब वो बिगड़ेगा तो क्या होगा, फसल का उत्पादन पर असर पड़ेगा। और ये किसने बोला, आईपीसीसी ने बोला है कि भैया इससे क्या होगा, आने वाले समय में हर देश में क्या होगा, प्रोडक्शन बहुत ड्रास्टिकली तरीके से गिरेगा। तो जितने गरीब देश है उन पे और दुगनी मार पड़ेगी, या विकसित देश है उन पे और ज्यादा नुकसान होगा। डेवलप्ड कंट्री तो अपने आप को देख लेंगी क्योंकि वहां पे अब किसान है नहीं। अब भारत जैसे जहां पे 60% एग्रीकल्चर आज भी क्या करती है, इकोनॉमी में अपना हाथ रखती है, हालांकि जीडीपी में तो 13% 14% हो गया है, लेकिन रोजगार की बात करें तो अभी भी एग्रीकल्चर 60% के आसपास रोजगार दे रहा है, ओवरबर्डन चल रहा है। तो उस एग्रीकल्चर का क्या होगा, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, और रीढ़ की हड्डी टूट गई तो फिर कर लो फूड सिक्योरिटी। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि एटमॉस्फेयर और सॉइल के बीच में जो कंटिन्यूम है, जो जो सततता है, वो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। और जब डिस्टर्ब होगी तो भैया अल्टीमेटली फसल पे ही असर पड़ेगा, और वो फसल ही क्या है, फूड सिक्योरिटी का एक क्या साधन, समझ में आया। इन द नेक्स्ट 25 ईयर लैंड डिग्रेडेशन डिजर्टिफिकेशन में लीड टू द डिक्लाइन इन द ग्लोबल प्रोडक्शन। जैसे कि आप बात करो कि COP14, ये COP14 इस बार इंडिया में हुई थी, यस और नो। तो उसमें क्या बनाया था, डिजर्ट बॉक्स बनाया था क्या, ये डिजर्ट बॉक्स कौन सा बॉक्स था अतुल, जो तुम लिखते रहते हो बार बार, कौन सा COP14 का आउटकम क्या था। लगता है अतुल जो है खाना खाने बैठ गए हैं, कुछ कुछ आउटकम था इनका, बॉक्स कर दे। तो यूनाइटेड नेशन जो क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन के अंदर होता है आपका कि डिजर्टिफिकेशन को आपको रोकना है, डिजर्ट टूल बॉक्स, ठीक है। तो इनका ये था डिजर्ट टूल बॉक्स उन्होंने गठन किया है कि भारत और जितने भी और भी देश जो डिजर्टिफिकेशन की समस्या से ग्रसित है, उनको क्या किया जाए, कम किया जाए। अब डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि आपको पता है ना, इंडिया में राजस्थान का एरिया, राजस्थान में रेगिस्तान है। अब जब ऐसे हवा चलती है जिनको वेस्टर्न पश्चिमी हवा या पछुआ हवा कहते हैं, तो भैया वो रेत क्या है, उत्तर प्रदेश में भी आएंगी, यस और नो। तो ये डिजर्ट जो है इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और जब इस दिशा में आगे बढ़ेगा तो उत्तर प्रदेश भी एक दिन गायब हो सकता है, 100-200 साल में। तो इसको रोको, डिजर्टिफिकेशन को रोको। कैसे रोकोगे, यहाँ पे पेड़ उगा दो, पेड़ उगाओ, समझ में आया। यहाँ पे क्या करो, इरिगेशन की व्यवस्था करो, तो डिजर्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा, समझ में आया। लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा। ग्रीन वॉल देखी थी हमने, कहां से कहां तक बन रही थी भैया, गुजरात के पोरबंदर से लेके कहां तक बन रही थी, जल्दी बताओ। ग्रीन वॉल कौन लिखेगा, हरियाणा, पोरबंदर टू पानीपत, शाबाश, P2P। पालम, पालम था कि क्या था, जल्दी बताओ। पालम नहीं था, पोरबंदर टू पानीपत था, ठीक है। तो ये जो था हमारा, समझ रहे हो ना इस पॉइंट से, कि डिजर्ट मरुस्थल जो है अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, नुकसान होगा, और ये बढ़ रहा है, इसको रोको, ठीक है। अगर भारत ने देखो क्या क्या काम किया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भारत में 1940 में आया था, प्रीलिम्स का पॉइंट हो रहा है, प्रीलिम्स स्ट्रॉन्ग इससे। सिंपल हमने क्या करा था, एज ए जनरल स्कीम करी थी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कराओ। 1960 में हमने क्या करा, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, 1967 में लेके आए थे, से यस और नो, क्लियर। तो हमने क्या करा, सेल्फ सफिशिएंसी करी गेहूं और चावल में। टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लेके आए हम कहां पे, क्या कहते हैं, 1997 में, क्लियर। फिर उसके बाद हमने देखा कि दो केस आए जो बताते हैं कि फूड क्या है, हर किसी का एक तरीके से क्या है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन भारत सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था, पीपुल यूनियन ऑफ इंडिया PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2001 में एक वर्डिक्ट दिया था। उसमें बोला था कि ऑनगोइंग केस इन द सुप्रीम कोर्ट कंटेंडिंग दैट द राइट ऑफ फूड इज ए फंडामेंटल राइट, और सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द राइट ऑफ फूड इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट
एंड नॉट मियरली स्टैट्यूटरी राइट। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, ये घोषणा कर दी। इन दोनों केसों को लिखोगे, समझ में आया। 2000 केस में 2001 में क्या हुआ था कि भैया इसको क्या माना जाए, फंडामेंटल राइट माना जाए कि नहीं माना जाए, और 16 में बोल दिया कि भैया ये क्या है, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये केवल कागजों में लिखने वाला कोई कानूनी राइट नहीं है, समझ में आया, संवैधानिक राइट है, राइट टू फूड। समझ में आ गया। याद कर लोगे दोनों केसों को। अच्छे नंबर पाने हैं तो याद कर लेना, और एवरेज बच्चे की तरह नंबर पाने हैं तो मत याद करना, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि इन दोनों केसों को याद करोगे नहीं करोगे। याद कर लोगे तो कॉपी में 4 चांद लग जाएंगे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जिसको हर बच्चा सोच रहा हो कब आएगा, ये आ गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में क्या कराया था कि भारत में सभी को क्या किया जाए, फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए। इसके मेन फीचर क्या क्या है देख लेते हैं। ये जो है 75% अर्बन रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर करता है। यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट सीधे ऐसे पूछ लिया था, समझ में आ गया। तो आप भी उत्तर प्रदेश में पूछ सकता है ये, याद रखना। इसका क्या है टारगेट, 75% रूरल पॉपुलेशन को और 50% किसको, अर्बन पॉपुलेशन को कवर करता है ये। क्लियर। विथ यूनिफॉर्म इंटाइटलमेंट ऑफ द 5 kg पर मंथ। 5 kg जो है, जो भैया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आते हैं उनको 5 kg पर पर्सन पर मंथ राशन मिलता है। क्लियर। इंटाइटलमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड प्रोटेक्टेड अंडर 35 kg पर हाउस होल्ड पर मंथ। और अगर आप अंत्योदय की श्रेणी में आते हो तो अंत्योदय की श्रेणी में जो है 75 kg पर हाउस होल्ड पर मंथ मिलता है। याद रखना, ये प्रीलिम्स में कभी पूछा जा सकता है। इसमें क्या क्या मिलेगा, फूड ग्रेन्स जो मिलेंगे टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, 3 रुपए का मिलेगा पर केजी राइस, 2 रुपए पर केजी मिलेगा आपको गेहूं, और 1 रुपए पर केजी मिलेगा मोटे अनाज, ठीक है ना, कोरस ग्रेन। ये जो है आपको पीरियड ऑफ द 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, देयर आफ्टर द प्राइस टू बी लिंक्ड विद द एमएसपी। Pregnant women and a lactating mother are entitled to a nutrition take-home ration of 600 calorie and a maternity benefit of a at least 6,000 for 6 months. यूपीएससी आईएएस में 2017 के प्रीलिम्स में ये भी क्वेश्चन आया था, समझ में आया। अगर आप यूपीएससी के भी क्वेश्चन देखते हो, समझ में आया। और इसमें जो है 6,000 वाले के चक्कर में कि इसमें रुपए देने का भी प्रावधान है, बहुत लोगों ने इस ऑप्शन को गलत करा था और बहुत लोगों का गलत था। मैं बता रहा हूं, मेरे ख्याल से 80% लोगों का उस समय जिसने अटेम्प्ट दिया था गलत था ये क्वेश्चन, केवल 20% का सही था, जो डिटेल में क्या पढ़ते हैं, किसी भी एक्ट को पढ़ते हैं। याद कर लोगे कि भैया इस एक्ट में 6,000 रुपए का भी प्रावधान है, 600 कैलोरी का टेक होम राशन लेने का भी क्या है, प्रावधान है। समझ में आ गया, क्लियर है। आप लोग नहीं लेते तो इसका मतलब नहीं प्रावधान नहीं है, प्रावधान है। ये सब क्या है, फूड सिक्योरिटी के लिए। अगर बच्चा 6 से 14 साल का है तो फ्री हॉट मील और टेक ऑफ राशन, बना बनाया खाना उसको टिफिन में दे दिया, कभी खिचड़ी दे दी, कभी दलिया बना के दे दिया, समझ रहे हो ना। तो इस चीज का भी प्रावधान है, लेकिन भारत में शायद ही कोई अच्छा अगर कहीं कलेक्टर होगा तो अपने जिले में करवाता होगा। मुझे तो नहीं लगता कोई पका पकाया खाना देता होगा, समझ में आया। कच्चा तो बांटा नहीं जा रहा, पका क्या करेंगे। 600 कैलोरी 6,000, शाबाश। In case of the non-supply of entitled food grain or meals, the beneficiary will receive the food security allowance. अगर आपको 35, अगर आप मान लो अंत्योदय की श्रेणी में आते हो, 35 kg पर हाउस होल्ड नहीं मिल पा रहा है तो उतने के आपको पैसे मिलेंगे, ऐसा कह रहे हैं कि भैया फूड सिक्योरिटी अलाउंस की है बात। लेकिन ये राज्य सरकारों के अंडर में आता है, राज्य सरकारें देती नहीं है। अगर मान लो खाना नहीं मिल रहा है तो फूड सिक्योरिटी अलाउंस देती होती तो भैया वो दुकान से जाके खरीद लेगा, कुछ भी खरीद लेगा, लेकिन नहीं देना, सब ब्लॉक से ही जाता है सर। अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, इसकी तो बात ही मत करो। इसको तो सबसे ज्यादा उपहार जो है रोज फूलों की माला इसी को पहनानी चाहिए कि ये रिड्रेसल क्या सुनता है क्या नहीं सुनता, कोई मतलब नहीं। इस्टेब्लिश स्टेट फूड कमीशन एंड द विजिलेंस कमेटी एट द स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक एट द राशन शॉप लेवल। ये जो पूरी लाइन लिखी यही क्या है, घोटाले के सौदागर है। समझ में आ गया, यहां तक किसी कोई दिक्कत। आगे बढ़ू,
वही तो बता रहा हूँ, यही सारे सौदागर हैं। लोग सोचते हैं भैया हमारा ट्रांसफर हो जाए और हम इनमें से किसी को बन जाए, समझ में आ गया, इस डिपार्टमेंट में चले जाएं। बहुत मारामारी होती है इस डिपार्टमेंट में जाने की। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 इंक्रीज द एनुअल प्रोडक्शन। अब ये था, ये आपने सुना नहीं होगा क्योंकि ये अब खत्म हो गया, लेकिन इसको भी आपको लिखना है कि भारत सरकार ने क्या किया था। सर क्या ये नोट्स हिंदी में अवेलेबल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे यार, मैंने बहुत कोशिश करी थी, तो आई वॉज अनेबल टू ट्रांसलेट। अब आपको क्या करने पड़ेंगे, डाउनलोड करके खुद से समझना पड़ेगा। लिख सकते हो यार हिंदी में, ठीक है ना। इंक्रीज द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द राइस बाई 10 million ton, wheat by 8 million ton, pulses by 2 million ton by the end of the 11 5 year plan। तो 11 5 year प्लान चले गया, लेकिन फिर भी से याद रखो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। 12 में नए 5 year प्लान में टारगेट उन्होंने थोड़ा और बढ़ा दिया था। कुल मिला के ये सेल्फ सफिशिएंसी करने के लिए था कि भैया आप क्या करोगे, गेहूं, ठीक है, आप जो है चावल और दालों का प्रोडक्शन बढ़ाओगे, ठीक है ना। तो आप इतना डाटा याद नहीं करना, खाली स्कीम का याद रख लो कि भारत सरकार ने ऐसा कुछ किया था, जब आपको स्कीम लिखने की बारी आएगी, ठीक है। अब यह है भैया सबसे बढ़िया चीज जो आपको सबकी कॉपियों से अलग करा देगी, समझे। तो एक बार लंबी सांस ले लो और उसके बाद समझते हैं कि क्या अप्रोच होनी चाहिए या व्हाट शुड बी द सजेशन, ठीक है ना। आज के लेक्चर के बाद किसी भी स्टेट में कोई सा भी फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, समझ में आया। आज का लेक्चर अगर आप सही से कर रहे हो तो आज का क्या, मैं पूरा पेपर 3 कराऊंगा, हर लेक्चर में आपको ऐसे रहेगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यही अगर आपकी प्रीलिम्स की क्लास होती तो बहुत सारे बच्चे आते। अभी केवल वही बच्चे आए हैं जो क्या है, कहीं ना कहीं मेंस को समझते हैं कि यार मेंस को समझना चाहिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे प्रीलिम्स की क्लास लगा दूं तो अभी सारे बच्चे आ जाएंगे भाग भाग के। अब मैं कैसे समझाऊं, फिर मैं सोचता हूँ बच्चों को अपने उस पर छोड़ दिया जाए, लेकिन मन नहीं मानता। पॉज हो गया है वीडियो, रिफ्रेश करो रिफ्रेश करो। अप्रोचेस टू द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। पहली फर्स्ट जनरेशन अप्रोच जो ऑलरेडी इंडिया ने करी थी, क्या है देखो। फर्स्ट जनरेशन, ट्रेडिशनली द इंडियाज अप्रोच टू द फूड सिक्योरिटी वाज बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी डायमेंशन ऑफ द फूड सिक्योरिटी, लुकिंग एट ओनली द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। यहीं पे रुक जाओ। क्वांटिटेटिव का मतलब समझते हो ना, मात्रा में। यानी कि भारत ने जब आजादी के बाद अपनी पहली खाद्य सुरक्षा के ऊपर अपनी नीति बनाई थी, तो सभी का दिमाग एक जगह था, क्या, कि खाने की मात्रा प्रोवाइड की जाए, क्वांटिटी प्रोवाइड की जाए। और क्वांटिटी का मतलब क्या है कि भैया अनाज उगाया जाए, यस और नो। और अनाज उगाया जाए तो मतलब क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आया जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। और बिल्कुल उन्होंने सही सोचा, क्योंकि शुरुआत में यही, अगर आप लोग भी होते तो आप भी यही सोचते। जब भारत आजाद हुआ था तो आप देखते थे कि कहीं पे क्या है, बारिश के कारण अकाल पड़ा हुआ है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो भैया आपका दिमाग भी आएगा कि खाद्य सुरक्षा तभी हो सकती है जब हम क्या करें, खाद्य को उगाने वाला राज्य बने, अपने पैरों पे खड़े हो। तो फर्स्ट जनरेशन अप्रोच एकदम सही थी कि सरकार ने क्वांटिटी पे सोचा था। सबसे पहले सोचा था कि ऐसा प्रोग्राम बनाए जिससे हमारे अंदर क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी आए, फूड ग्रेन की, हमें किसी से इंपोर्ट या आयात नहीं करने पड़े। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? फर्स्ट जनरेशन अप्रोच। आगे देखो, तो ग्रीन रिवोल्यूशन आई, ऊपर से आवाज आई कि बेटा ग्रीन रिवोल्यूशन करो। ग्रीन रिवोल्यूशन आ गए, एम एस स्वामीनाथन आ गए, मैक्सिसो से लेके आ गए बौना प्रजाति को, और बौना प्रजाति के साथ धमाल मचाया कि पूरा हरियाणा, पूरा आपका पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश चार चांद लग गया। थोड़ा बहुत चार चांद आंध्र प्रदेश में भी लग गया, गोदावरी। समझ में आ गया। तो भैया प्रोडक्शन बहुत तगड़ा हुआ और ये लोग सफल हो गए राइस और वीट में भारत को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हाई यील्ड वैरायटी सीड आए थे ग्रीन रिवोल्यूशन में। ये सभी को पता है, इतना सब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना।
ह्यूमिलेटिंग एक्ट बाय यूएसए एक्सपोर्ट डिग्रेडेड व्हीट ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस। समझ में आया? अब चलते हैं दूसरा। The Green Revolution, though positively impacted the macro level food security, had significantly impact on ensuring the access of the food, and the hunger and the malnutrition persisted. Further, it had adverse and persistent impact on the environment. हालांकि हम सभी को पता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन ने एक तरफ बहुत अच्छा दिखाया हमें, और एक तरफ बहुत गलत चीज दिखाई। क्या? इन्वायरमेंट पे बहुत गलत नुकसान पहुंचा, और जिसको हम आज तक झेल रहे हैं। समझ में? लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो भैया कोई भी चीज अच्छाई की तरह आती है तो उसके संग बुराई भी आती है। अगर विज्ञान क्या है, वरदान है, तो विज्ञान अभिशाप भी है। अगर न्यूक्लियर एनर्जी वरदान है तो वो अभिशाप भी है। समझ में आ गया? तो वो हर एक सिक्के के क्या है, दो पहलू हैं। अब इसका मतलब ये मत बोल देना कि आप में से कोई जो है खतरनाक भारतीय बन जाए, बोले कि ग्रीन रिवोल्यूशन तो होनी नहीं चाहिए थी, यहीं पे सबसे बड़ा खराब करा, कांग्रेस को कभी ऐसा करवाना नहीं चाहिए था, अगर कांग्रेस ऐसी होती तो फिर आज हमारा देश कुछ और होता। लिख सकता है कोई भी। समझ में आया? इन सब चीजों से दूर रहना। क्लियर है? उस समय अगर आप भी होते तो आप भी यही करते। समझ में आया? आप लोग भी यही करते। आगे बढ़ो। सेकंड जनरेशन, दूसरी जनरेशन में पहुंचे तो क्या करा? 1980s में सरकार ने सोचा कि भैया अब कुछ और तरीका किया जाए, और उन्होंने क्या करा कि भैया हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे तो काम कर लिए, अब काम करेंगे किस पे? एक्सेसिबिलिटी पे। एक्सेसिबिलिटी मतलब हिंदी माध्यम वालों की पहुंच, वितरण। समझ में आया? कि अब हम इसको उगाने के बाद लोगों के घर तक कैसे पहुंचाएं, उस चैन पे हमें काम करना चाहिए। दैट इज द सेकंड जनरेशन। 1918 there was an increasing knowledge that the physical and the financial access to the food had a determining role in achieving food security. Say yes or no? भैया ऐसा क्या उगाना जो लोगों के पास ही ना पहुंचे, तो फायदा क्या? समझ में आया? The approach shifted from the food production to the access to food and the food charity to the right based approach. दो तरह की सोच भारत सरकार ने चेंज करी। पहली क्या कि भैया फूड प्रोडक्शन से अब हमें क्या करना है, फूड को पहुंच बढ़ानी है उसकी लोग के द्वारा। और दूसरी अप्रोच की जो अभी हम समझते थे कि हम लोग को दान में दे रहे हैं, वो दान में नहीं दे रहे हैं। लोगों का क्या है, वो क्या है, राइट है। समझ में आया? और वो क्या कर रहे हैं, हम लोग के राइट लोगों क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत करवा रहे हैं। फंडामेंटल राइट नहीं है, डेट इज राइट है, और वो भी आज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है ना? आज की बात करें तो 17 के बाद क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अर्थात हम उनको कोई दान दक्षिणा नहीं दे रहे हैं, हम उनके अधिकार की पूर्ति कर रहे हैं। उनका अधिकार क्या है कि अगर भारत का वो क्या है, इंसान है, तो उसको एक अच्छी जिंदगी जीने का, एक स्वस्थ जिंदगी जीने का क्या है, पूरा अधिकार है। समझ में आया? पैटर्न चेंज हो रहा है फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि अब अगर आप, ठीक है, अब आप तो अब नए जमाने के हो, तो अब थर्ड जनरेशन तो आप ही बोलोगे। अगर आप जो है पिछले वालों को इतना बुरा भला बोलते हो, तो मैंने अब आपको बोला कि थर्ड जनरेशन हो, अब आप बढ़ाओ। हमारे पास प्रोडक्शन आ गया, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो अब हमारी तीसरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, यही क्वेश्चन की डिमांड है। ये भारत सरकार नहीं बताएगी, आप बताओगे। चलो भैया आपका टाइम स्टार्ट हो गया। अफोर्डेबिलिटी तो इसी में ही है भाई। आप बताओ आप क्या करोगे? सब कुछ पुरानी सरकार ने सब खराब कर दिया, तो आप लोग बताओ आज आप होगे तो क्या करोगे? सुधांशु कह रहे हैं कि मैं इन्वायरमेंट पे काम करूंगा। पारदर्शिता, पारदर्शिता पे काम करूंगा। अब पारदर्शिता पे काम करेंगे। पारदर्शिता शुरू से चलती आ रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करेंगे, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, सोसाइटी, तीनों पे काम करेंगे। बस ट्रांसपेरेंसी, करप्शन से आगे बढ़ो यार। कुछ बच्चे पहुंच रहे हैं और कुछ बच्चे नहीं पहुंच रहे। क्या स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट करोगे, समझ नहीं में आ रहा। अभी मैंने फूड सिक्योरिटी के इतने सारे चैलेंज बताए, उन्हीं चैलेंज में आंसर है थर्ड जनरेशन का यार। पॉपुलेशन कंट्रोल करोगे जबरदस्ती की। समझ नहीं रहे। हम कितना चिल्ला रहे थे भैया कि अब जो है हमें किस पे काम करना पड़ेगा, क्लाइमेट पे। अब थर्ड जनरेशन होनी चाहिए कि ऐसी क्रॉप्स का हम आविष्कार करें जो क्या हो, क्लाइमेट रिसिलेंट हो।
ऐसी जगह हम काम करें कि हमें फूड सिक्योरिटी अच्छी तरह काम कर सके, यानी कि हम सैनिटेशन पे काम करेंगे, हम स्वच्छ भारत अभियान पे काम करेंगे। समझ में आ गया? अगर मान लो कोई इंसान है, उसका बीमारी पे खर्च हो रहा है 1000 में से 700 रुपए का, वो 300 रुपए बचा रहा है, अपने खाने पे लगा रहा है। अब मान लो उसका बीमारी का खर्चा आप कम कर दो, 300 रुपए तो 700 रुपए बचाएगा, तो ज्यादा अच्छा खाना खाएगा नहीं खाएगा? से यस और नो? भारत सरकार ने आपके लिए क्या कर दिया? उगा के दे दिया। भारत सरकार ने आपके लिए राशन की दुकान खोल दी, एक्सेसिबिलिटी करा दी। अब आपका काम क्या है कि भैया आप अपने अंदर भी तो एटीट्यूड चेंज करो, आप साफ सफाई से रहो, आप क्लाइमेट रिसेलेंट क्रॉप्स को उगाओ, आप इन्वायरमेंट को समझो। समझ में आ गया? तो अब इस चीज का जमाना आ गया है, दैट इज द थर्ड जनरेशन। कुछ बच्चों ने सही लिखा और कुछ बच्चों ने नहीं लिखा। नीड फॉर द थर्ड जनरेशन, दैट इज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। समझ में आ गया? There is a need for the third generation approach toward the food security. तीसरी जनरेशन की क्या है अभी हमें जरूरत है? एग्रीकल्चर ऐसी होनी चाहिए जो सस्टेनेबल हो, आगने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ नुकसान ना हो, रिसेलेंट हो, एनवायरमेंट पे ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, क्लाइमेट चेंज का ज्यादा असर ना पड़े, ग्रीन हाउस गैस से लड़ सके, फूड सिक्योरिटी तभी हो सकती है। इंक्रीज फ्रूट प्रोडक्शन बाई विदाउट यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सर मेंस की फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सुधर जाओगे, ठीक है? क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिस इंक्लूड सॉइल एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, यूज पेस्ट एंड डिसीज कंट्रोल, रिसिलेंट इकोसिस्टम एंड जेनेटिक रिसोर्सेज। समझ में आ गया? तब जाके नंबर मिलेंगे। Increase emphasis on the indirect intervention on, for example, access, water, sanitation, hygiene. Policy must deliver universal right-based nutrition service, overcome disparity of gender, community and geographical region. ठीक है? Long term relief measure in the event of natural disaster, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी हमें बात करना पड़ेगा, फूड के फोर्टिफिकेशन, बायो फोर्टिफिकेशन पे काम करना पड़ेगा, ठीक है? माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को खत्म करना पड़ेगा। क्लियर? इंश्योर हंगर इरेडिकेशन, भूखमरी मिटानी पड़ेगी, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, लाइवलीहुड सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच अपनानी पड़ेगी। क्लियर? और इस समय भारत सरकार की कौन कौन सी स्कीम जो फूड सिक्योरिटी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है? सबसे पहली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। भैया फसल बीमा बहुत जरूरी है फूड सिक्योरिटी के लिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बहुत जरूरी है। ट्राई कलर रिवोल्यूशन बहुत जरूरी है। रेनबो रिवोल्यूशन बहुत जरूरी है। परंपरागत कृषि विकास मतलब आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग। कृष्णोत्री योजना, ये पढ़ाऊंगा, पूरा एक यूनिट है। सेल्फ हेल्प क्या नहीं, सॉइल हेल्थ कार्ड, केवीके किसान विकास केंद्र और लैंड टू लैब प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम क्या कर रहे हैं और ज्यादा मजबूत करेंगे फूड सिक्योरिटी को। इन द एरा ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी दैट, कितना खतरनाक लिखते हो यार। सर्वे अहेड में कोई इसका इनोवेटिव आइडिया भी लिख सकते हैं जो अभी गवर्नमेंट स्कीम में ना हो, वही तो लिखोगे। बताओ क्या लिख सकते हो? जरूरी थोड़ी यार हमें गवर्नमेंट स्कीम के पीछे जाना है, आप समझ नहीं रहे तो फिर फायदा क्या होगा आप लोगों का एग्जाम देने का? हर चीज में गवर्नमेंट गवर्नमेंट नहीं करना है, अपना भी तो सजेशन लिखना है, ठीक है ना? अब ये बताओ आप लोगों ने अभी तक कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेंस की मेरी कोई क्लास नहीं करी है, आज पहली बार कर रहे हो? यानी कि जो अब मैंने पेपर 1 2 3 यहाँ पे अनअकैडमी में करा रखा है, उनमें से कौन कौन है जो पहली बार है? एक बार मैं देख लूं। बहुत बढ़िया। तो भीड़ भी अच्छी खासी है जो पहली बार है, बाकी तो पेपर 3 के में बैठे ही बैठे थे, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, इनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है? कोई है ऐसे जिन्होंने प्लस का सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है? सबने ले रखा है। चलो भैया, थैंक यू भाई रोहित जी। तो यहाँ पे आज की क्लास समाप्त होती है।
क्लियर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट भी हम फूड, बिल्कुल लिखोगे, ठीक है ना, बिल्कुल लिखोगे। जब मैं पेपर 3 में कराया है जो मैंने प्लस में, उसमें हंगर इंडेक्स और बहुत सारे इंडेक्स दिए हैं। ये स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास में हमेशा क्या मिलता है, कम मिलता है, प्लस की क्लास में हमेशा ज़्यादा मिलता है। क्लियर। सर बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेंस का पढ़ने में, थैंक यू वेरी मच। तो भैया लोगों को भी जोड़ो, समझ में आया। अब आप जो है 10-15 लोग आओगे, फिर ये मेंस क्यों यहाँ पे रेगुलर नहीं चलते, मेंस इसीलिए रेगुलर नहीं चलते क्योंकि हम क्या कोर्स निकालेंगे जो बच्चों के इंटरेस्ट में होगा, और बच्चों का इंटरेस्ट हम कैसे डिसाइड करें, फीडबैक लेके बच्चों का, और बच्चे कितनी क्लास कर रहे हैं इससे तो निकालेंगे। और जब आ ही नहीं रहे तो हमें लगता है हम जबरदस्ती थोप रहे हैं आपके ऊपर। ठीक है, पेपर 1 2 3 4 इसका तो मैंने बहुत पहले सपना देख रखा है। इनफैक्ट अगर पेपर 4 को छोड़ो तो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ करा रखा है बहुत पहले ही, ठीक है ना। लेकिन उस लड़ाई को लड़ते 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 अब जाके ये रिलीज हुआ कि जब एक पूरी टीम सामने साथ आई, समझ में आया। तो ये तभी हो सकता है जब आप लोग इंटरेस्ट दिखाओ, जब आप फीडबैक में बोलो कि नहीं हमें मेंस की भी क्लास चाहिए, केवल सारी कहानी प्रीलिम्स तक नहीं है। लेकिन क्या है, 80% बच्चों का एक ही गाना बजाना है, प्रीलिम्स प्रीलिम्स प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स का भी जब कोर्स कराना है तो उसमें भी नहीं आना है, समझ में आया। प्रीलिम्स भी कराना है तो उसमें भी नहीं आना है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चलनी है तो उसमें भी नहीं आना है, प्रीलिम की टेस्ट सीरीज से दूर तक रहना है। सारे बच्चों को पता है कि संडे को प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो रही है, उसके बाद भी नहीं आना है, समझ में आया। अतुल प्रताप तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं इन सब चीजों को, क्यों अतुल भाई, समझते हो नहीं समझते। तो ये दिक्कत है। अब आप लोग आओगे तो ये कोर्स जो है चलेगा, फिर उसके बाद दूसरी एजुकेटर की टीम आएगी, फिर आप देखोगे 30 के 30 एजुकेटर मेंस के साथ आ रहे हैं, तो सबको ज्यादा फायदा होगा। समझ में आ गया। मैंने आपको बहुत पहले हिंट दिया था, मेरे ख्याल से 1 महीने पहले, कि बहुत जल्दी मैं अपनी जिम्मेदारी क्या करूंगा, अपने कंधों से कम करूंगा। अगर आपको डायलॉग याद हो मेरा, तो याद है कि नहीं याद है, मैंने बोला था कि मैं जिम्मेदारी कम करूंगा, मैं जो है पूरा प्रीलिम्स पढ़ा रहा हूँ, पूरा मेंस पढ़ा रहा हूँ, ऑप्शनल भी पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी पूरी जान दे दूं क्या, समझ में आया। तो जिम्मेदारी कम करवाने में भी आपका योगदान रहेगा कि जब आप क्या करोगे, डिमांड करोगे, समझ में आया। आप लोग डिमांड नहीं करते, डिमांड नहीं करते तो फिर भाई वैसा क्लास होती नहीं है। तो भैया बहुत दिनों बाद एक अच्छी टीम बन रही है, तो भैया आप सबकी क्लास में जाइए, आइए, बच्चों को जोड़िए, सबको लेके आइए। और एटलीस्ट जो बच्चे हैं 500 के आसपास बच्चे हैं जिन्होंने कंप्लीट कोर्स ऑन प्रीलिम्स 2020 और प्रीलिम बूस्टर में एडमिशन लिया है, लेकिन 500 में से मुश्किल से मुझे इस समय 100 बच्चे दिख रहे हैं जो क्या हैं, इस स्पेशल क्लास में हैं। उन 400 बच्चों का क्या, क्या वो 400 बच्चे यही सोच रहे हैं जब प्रीलिम्स निकलेगा तब मेंस की तैयारी करेंगे, समझ में आया। तो मैंने कल आपको बताया था कि बच्चों के ही गलती है, सफलता में भी और असफलता में भी, समझ में आया। हम किसी की सफलता असफलता का श्रेय नहीं लेते, बच्चे को ही अपने आप करना पड़ेगा, और बच्चा कब जागेगा पता नहीं, ठीक है। और आयोग तो भैया पेपर करता रहेगा, 25 जुलाई को करना था, 25 अगस्त को हो गया, 25 अगस्त को मन नहीं करेगा 25 दिसंबर कर देगा, आपका 11 अक्टूबर वाला 11 जनवरी कर लेगा, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे भैया। यूपीएससी तो है नहीं, यूपीएससी कभी अपना सस्पेंड नहीं करता था, जब बाढ़ तक आ गई थी ना तो भी सस्पेंड नहीं करा था। इस बार बड़ी मुश्किल से कोरोना के चक्कर में सस्पेंड किया उसने, समझ में आया। तो यूपीएससी नहीं है, उत्तर प्रदेश पीसीएस है। ये 18 का रिजल्ट ही नहीं दे रहा है, बेफालतू में 18 वालों को 19 में बैठा रहा है। अगर 18 का रिजल्ट दे दिया होता इसने तो 19 में कम बच्चे में इसमें बैठते नहीं बैठते। लेकिन क्या करेगा, उन बच्चों का सिलेक्शन 18 में भी करवाएगा, उन बच्चों का सिलेक्शन 19 में भी कराएगा। कम से कम 35 से 40 सीटों का नुकसान होगा एक जेन्युइन बच्चे को, क्योंकि बच्चा तो भाई एक ही बार एडमिशन लेगा ना, एक ही बार जॉब लेगा, या तो 18 वाले बैच में लेगा कि 19 में लेगा। और जो होशियार होगा वो दोनों में सेलेक्ट हुआ होगा। कम से कम 4-5 पोस्ट तो डिप्टी कलेक्टर की फालतू पे बर्बाद होंगी, 4-5 डीवाईएसपी की खराब होंगे, टोटल जो है 40 से 45 सीटों का नुकसान होता है, समझ में आया। और वो क्या होंगी, खाली चले गई, जिन पे कुछ फायदा नहीं हुआ, समझ। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है।
पुराने खिलाड़ी सेलेक्ट हो रहे, पुराने खिलाड़ी सेलेक्ट हो रहे। वो इसलिए हो रहे हैं, तुम पुराने खिलाड़ी की टाइम पे निकाल लो तो पुराने खिलाड़ी क्या हो जाए, पेपर देना बंद करें और फिर नए खिलाड़ियों को नंबर आए। लेकिन पुराने वाले को देखोगे 18 में भी उसका सिलेक्शन हुआ होगा, उसके बीच में एक आरो हो गया होगा, उसमें भी उसका हो गया होगा, 19 में बैठ रहा होगा, वहां पे अलग वो दादागिरी दिखाएगा अपनी, 20 में जाके वो छटेगा, तब तक वो 2 या 3 पेपर बर्बाद कर चुका होगा किसी बच्चे के। क्लियर। और आप लोग क्या कर रहे हो, सोच रहे हो प्री निकालेंगे, मेंस की तैयारी करेंगे। अरे दादा लोगों, आपको उन लोगों से लड़ना है जो ऑलरेडी अगर रखे हैं, किताब को खत्म कर चुके हैं। समझ में आया? शकल से ऐसा लग रहा होगा आपको कि यार गुटखा खाता होगा, ये तो एकदम आवारा टाइप का लड़का होगा। समझ में आया? और पता चलेगा क्या है, पिछले बैच का कौन है, एबीएस से पिछले बैच का कौन है, बेसिक शिक्षा अधिकारी। समझ में आया? उनकी शकल पे मत जाना, ऐसी नॉलेज के खर्राट मारेंगे ना आपको कि दूर तक नहीं दिखोगे। इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ी बहुत नॉलेज ले लो, कि कम से कम उनके सामने तो खड़े हो जाओ। आप में से काफी लोग इंटरव्यू देने जाओगे या ऑलरेडी गए होगे, बताना वहां पे ऐसी ऐसी भीड़ आती है, ऑलरेडी सेलेक्टेड है। इंटरव्यू देने मुश्किल से 20 से 25 बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई जॉब नहीं कर रहे होते, बाकी सारा मास 250 के 250 बच्चे क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं, जॉब वाले होते हैं। उनसे आपकी लड़ाई करनी है आपको, आपको यहाँ पे लड़ाई नहीं कर रहे, आप यहीं का टेस्ट नहीं देते, लड़ाई तो आपकी यहीं पे खत्म हो जा रही है। यहीं के टेस्ट में आपकी स्ट्रगलिंग चल रही है 70 से 90 नंबर की, लड़ाई तो आपकी यहीं पे खत्म हो गई है। समझ में आया? तो भैया सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी आंखें खोल लो, सोने का नाटक मत करो, ये नींद कभी ना कभी तो खोलोगे, और जब नींद खुलेगी तो बहुत लेट हो गया होगा। इसलिए अनअकैडमी के प्लस में आइए, जिस हिसाब से आप स्पेशल क्लास में आते हैं, आइए जुड़िए, 12 महीने के लिए जुड़िए, 24 महीने के लिए जुड़िए। रेफरल कोड MKS लाइव जो है आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। और रिजल्ट तो आएगा अनअकैडमी से, ठीक है। अगर आप उसका साधन बनोगे रिजल्ट का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अखबार में देख लेना, यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। देखोगे जरूर टॉपर, और इसी बैच से देखोगे, ये मेरा पूरा आपको वादा है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।